Dear students, this is Dipank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि सेलेरियो और सोलेनियो आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं कि एंटोनियो का जहाज एक बहुत ही वैल्यूएबल जो शिप है वो शायद डूब चुकी है, शायद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तभी वहां पर शाइलॉक आता है और वो शाइलॉक से बातें करते हैं और उनके बीच ये बातचीत होती है कि शाइलॉक अपनी डॉक्टर जेसिका के भाग जाने से बहुत ही सैड है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उदास इसलिए है, वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि वह बहुत सारे डायमंड्स और बहुत सारे ज्वेलरी उसके साथ लेकर भाग गई है। और जब शाइलॉक एंटोनियो के बारे में बताता है तो वह ये बताता है कि वह एक क्रिश्चियन, कि एंटोनियो ने मेरी बहुत ही इंसल्ट की है, मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया, मुझे बहुत ही रिडिक्यूल किया है, और जब भी मैं किसी से इंटरेस्ट में पैसे लेता था तो हमेशा मेरा मजाक बनाता था और दूसरों को मेरे खिलाफ भड़काता था। उसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन बने हैं और मेरे दोस्त भी बहुत सारे कम हो गए हैं। अगर देखा जाए तो वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और जो इंसानों को फील होता है वही उसे भी फील होता है, मुझे भी फील होता है, मेरे भी वही डिजायर्स है, मेरे भी वही इच्छा होती है, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी ठंड लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है। इस तरह शाइलॉक अपनी पूरी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी एंटोनियो ने मेरे साथ बहुत ही इनजस्टिस किया है, हमेशा मुझे इंसल्ट ही किया है, मुझे नीचा दिखाया है। और बाद में सोलेनियो और सेलेरियो के जाने के बाद शाइलॉक का एक यहूदी दोस्त ट्यूबल वहां पे आता है और वो ट्यूबल से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी डॉटर जेसिका तुम्हें कहीं पे मिली, तो वो साफ मना कर देता है। लेकिन बाद में ट्यूबल शाइलॉक को एक न्यूज देता है कि मुझे ये न्यूज मिली है कि शायद एंटोनियो का एक बहुत ही बेशकीमती जहाज जो है डूब चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और शायद इस वजह से वो पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और किसी को भी अपना पैसा चुका नहीं पाएगा, कर्ज चुका नहीं पाएगा। यह बात सुनकर शाइलॉक बहुत ही खुश हो जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे पैसे मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं अपना रिवेंज लूंगा और जो एग्रीमेंट, जो बॉन्ड मैंने हम दोनों ने मिलकर बनाया था, तो उसकी बॉडी से मैं वो फ्लैश, वो मांस जो है खींच निकाल लूंगा। इस तरह से वो डिसाइड करता है। इस तरह से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट फिनिश हुआ था। हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था, अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू एक्ट थर्ड सीन सेकंड। तो मैं आज आपको एक्ट थर्ड सीन सेकंड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन सेकंड ओपन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो है बेलमोंट में अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। पोर्शिया के हाउस का एक रूम हमें दिखाया जाता है बेलमोंट में, और जो कैरेक्टर्स इस सीन सेकंड में अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नेम है बेसेनियो, पोर्शिया, लोरेंजो, सेलेरियो, जेसिका, ग्रेशियानो एंड नेरिसा। ये सभी कैरेक्टर्स इस सीन में परफॉर्म करेंगे, अपीयर होंगे। तो जैसे ही एक्ट थर्ड सीन सेकंड बिगिन होता है, बेसेनियो, पोर्शिया, ग्रेशियानो, नेरिसा और कुछ सर्वेंट्स की स्टेज पर एंट्री होती है। पोर्शिया स्टेज पर आते ही कहती है, वो बेसेनियो से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इन कास्केट्स को चुनने से पहले, इन कास्केट में से सही कास्केट को चुनने से पहले थोड़े दिन मेरे पास रह लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि अगर तुमने गलत कास्केट को चूज कर लिया तो तुमको उसी टाइम जाना पड़ेगा, रवाना होना पड़ेगा, और तुम मेरे पास रुक नहीं पाओगे, और मैं तुमको खोना नहीं चाहती क्योंकि मैं तुमको पसंद करती हूँ। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानो और तुम प्लीज यहाँ पर थोड़े टाइम तक रुक जाओ, थोड़े दिन तक रुक जाओ। ऐसा पोर्शिया बेसेनियो से रिक्वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी कि तुम यहाँ पर ये इन कास्केट्स को चुनने से पहले 1 या 2 महीने मेरे साथ रुक जाते, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और तुम्हें पता है कि मैं एक लड़की हूँ और अपनी फीलिंग्स फुल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, व्यक्त नहीं कर सकती। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि मैं तुमको बता दूं कि कौन सा कास्केट जो है सही है और तुम्हें वो बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना मेरे फादर की विल जो है, जो मेरे फादर की लास्ट विल है, धोखा देना होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा हार्ट है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर डालू, झूठ भी बोल दूं, किसी को भी धोखा देना दे दूं, और दूसरी तरफ मेरे फादर की लास्ट विल है, मेरे फादर के लिए मेरी ड्यूटी है।
मैं तुमसे लव तो करती हूँ लेकिन तुम्हारी वाइफ नहीं हो। अगर तुमने अनफॉर्चुनेटली गलत कास्केट को चूज कर लिया तो मैं अपने आप को बहुत ही अनलक्की समझूंगी, क्योंकि मैं तुमको पूरी तरह से खो चुकी होंगी। इस तरह से पोर्शिया बेसोनियो के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। पोर्शिया की बात सुनकर बेसोनियो कहता है, तुम मुझे है जितना जल्दी हो सके उन तीनों कास्केट्स के पास ले चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट जो भी काम है ये कर दूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या होगा, कि मुझे तुम मिलोगी या नहीं मिलोगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक ये टॉर्चर सहन नहीं कर सकता, और मैं ये हमेशा ही सोच के नहीं रह सकता कि तुम मुझे मिलोगी या नहीं मिलोगी। तो जो भी होना है वो जल्दी हो जाए, मैं तीनों कास्केट में जो भी हो सेलेक्ट कर दूं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मैं राइट कास्केट को ही चूज करूंगा। बेसिनो पोर्शिया से ये कहना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी सहन नहीं कर सकता कि कब तक मैं वेट करूँ, इसलिए मुझे जल्दी से उन तीनों कास्केट के पास ले चलूँ। तो अगर जो भी भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा, और मैं यहाँ से जल्दी ही चले जाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली, और अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं लाइफ में सब कुछ हासिल कर लूंगा। बेसिनो की ऐसी बात सुनकर पोर्शिया उसे अलाउ कर देती है कि वो जाकर तीनों कास्केट में से कोई भी एक कास्केट को चूज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। पोर्शिया कहती है कि तुम जाओ और अपनी किस्मत को आजमाओ, और देखो अगर तुम जिस कास्केट को चूज करोगे और उसमें अगर मेरी पोर्ट्रेट निकली, मेरी पिक्चर निकली, तो मैं समझ जाऊंगी और तुम भी समझ जाओगे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत लव करते हो। फिर पोर्शिया नेरिसा को कहती है कि तुम जाओ और इससे उन तीनों कास्केट के पास ले चलो। फिर बेसिनो को जाते हुए देखती हुई कहती है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हरक्यूलिस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। हरक्यूलिस के हार्ट में वो लव की फीलिंग्स कभी नहीं थी जो कि बेसिनो के हार्ट में है, इसलिए बेसिनो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे होप है। फिर वो बेसिनो कहती है कि मेरी लाइफ और मेरी लाइफ की हैप्पीनेस जो है वो दोनों तुम्हारे हाथों में ही है, तुम्हारी सक्सेस पर ही बेस है। अगर तुम अनसक्सेसफुल हो गए तो मुझे लगेगा कि मैं मर गई, मेरी डेथ हो जाएगी। इसीलिए मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ और तुम सही कास्केट को चूज कर लो। अब बेसोनियो उन तीनों कास्केट के पास जाता है और तीनों कास्केट में जो भी लिखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ता है और बहुत ही सोच विचार करता है, और अपने माइंड में ही यह सोचता है कि मुझे किस कास्केट को चूज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो उनमें जो भी लिखा हुआ है वो सही बातों को मन ही मन में दोहराता है और बहुत ही डीप में सोच विचार करता है। फिर बेसोनियो आगे कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में हर जो वस्तु है उसका जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो रूप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है वो बाहरी रूप से एक्सटर्नल बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही वैल्यूबल दिखे, लेकिन उसका जो इंटरनल पार्ट है, जो अंदरूनी रूप है, वो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, इतना हमारे लिए इतना वैल्यूबल नहीं हो। और दुनिया में हमेशा यही होता आया है कि लोग बस बाहर से देखकर, एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ खराब कर देते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट हो, जो वैल्यूबल वो बाहर से सुंदर हो, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए और हम वैल्यूबल चीज को चुन सकते हैं। आगे बेसोनियो कहता है कि एक योग्य वकील अगर होगा तो वो कमजोर मुकदमे को भी झूठ के सहारे मजबूत बना देता है। वो अपनी बातों के सहारे ऐसा लोगों को भ्रम कर देता है, ऐसा लोगों को भ्रमित कर देता है कि वह सत्य को छिपा देता है और अपने मुकदमे को मजबूत कर देता है। यह सब बस बाहरी दिखावे से ही किया जाता है। और ऐसे कई लोग होते हैं जो ऊपर से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही बॉडी बिल्डर होते हैं, और उनको देखकर लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बहादुर है, लेकिन वो बस दिखने से ही हो सकता है कि हरक्यूलिस से भी ज्यादा स्ट्रांग लगे, हरक्यूलिस से ज्यादा पावरफुल लगे, लेकिन रियल में वो बिल्कुल भी बहादुर नहीं होते हैं, बहुत ही मन से डरपोक होते हैं और उनमें बिल्कुल भी साहस नहीं होता, करेज नहीं होता। इस वर्ल्ड में ऐसी ही कितनी सारी आइटम्स है, इतने सारे थिंग्स है कि उनको हम बाहरी रूप चेंज करके उनको अच्छा दिखा सकते हैं, उनका अच्छा दिखाया जा सकता है, और लोग उनके एक्सटर्नल रूप को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और उसको चूज कर सकते हैं। ऐसा इस दुनिया में बहुत ही डिसीव होती है, बहुत सी धोखेबाजी चलती रहती है। फिर आगे बेसोनियो डिसाइड करते हुए कहता है, गोल्ड कास्केट के लिए कहता है कि जिसने राजा मिडास को, किंग मिडास को धोखा दिया था और उसके विनाश का, उसके पतन का कारण बना, तो उसको तो मैं कभी भी चूज करने वाला हूं नहीं। और फिर आगे कहता है कि सिल्वर जो इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लगती नहीं है और बस ऊपर ही दिखा हुआ ही लगता है, तो मैं सिल्वर कास्केट को भी चूज नहीं करता हूँ, और मैं अंत में
लेड के कास्केट को ही चूज करता हूँ। यही मेरा लास्ट डिसीजन है, जिसमें कोई बाहरी दिखावा नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है जो कि किसी को भी अट्रैक्ट करे। लेकिन यही चीज मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि यह तो केवल बाहरी दिखावा है। लेकिन मैं इसी को चुनता हूँ, इस लेड के कास्केट को ही चूज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने जो कास्केट चूज किया है इसमें मैं और मुझे सफलता मिले, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। उधर थोड़ी दूर ही पोर्शिया ये सब सुन रही होती है, मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है कि काश बेस्वेनो यही कास्केट को चूज कर ले, क्योंकि यही राइट कास्केट है और अब मैं उसकी हमेशा के लिए हो जाऊंगी। ऐसा पोर्शिया उम्मीद कर रही होती है और मन ही मन प्रार्थना कर रही होती है और बहुत ही खुश हो रही होती है कि काश ऐसा ही हो जाए, क्योंकि वह मुझे पाने के लिए बहुत ही क्लोज है, बहुत ही नजदीक है। तो जैसे ही बेस्वेनियो उस लेड के कास्केट को खोलता है तो उसमें देखता है कि उसमें सुंदर पोर्शिया का पिक्चर निकलता है, पोर्ट्रेट निकलता है, और समझ जाता है कि मैंने सही कास्केट को चूज कर लिया है। फिर आगे बेस्वेनियो उस पोर्शिया के पोर्ट्रेट की तारीफ करते हुए कहता है कि जिस ग्रेट आर्टिस्ट ने इस पोर्ट्रेट को बनाया है वो बहुत ही ग्रेट होगा, बहुत ही महान होगा और बहुत ही परफेक्शनिस्ट होगा, क्योंकि इसने ऐसा बनाया जैसे रियल में पोर्शिया लगती है और इसकी आंखें भी बिल्कुल रियल लग रही है और इसके लिप्स भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बाल तो ऐसे बनाए जैसे कि बिल्कुल रियल में हवा में उड़ रहे हो। मैं तो पोर्शिया के इस पोर्ट्रेट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो रियल पोर्शिया को मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कैसे समझ पाऊंगा, उसकी सुंदरता को मैं कैसे डिस्क्राइब कर पाऊंगा। इस तरह से बेस्वेनियो पोर्शिया की तारीफ करते हुए कहता है। फिर उस लेड के कास्केट में एक पेपर होता है, बेस्वेनियो उस पेपर को निकालता है और उस पेपर में जो लिखा होता है उसको अच्छे से पढ़ता है। वो लोग जो बाहरी चमक को न देखकर उस चीज को सेलेक्ट करते हैं, उस चीज को चूज करते हैं जिसमें बाहरी चमक नहीं होती है, वो बिल्कुल ही हमेशा ही बिल्कुल सही चुनाव करते हैं। और किस्मत से तुमको जो चीज मिली है यहाँ पे उसी में हमेशा खुश रहो और किसी और वस्तु की तरफ कभी भी अट्रैक्ट मत होना। अगर यही सोच के चलोगे तो सदैव ही तुम खुश रहोगे और कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। फिर उस लेटर में आखिरी में लिखा होता है, इसलिए जो ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारे पास खड़ी है उसे तुम किस कर लो और ये हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। बेस्वेनियो उस लेटर की आखिरी लाइन को पढ़कर पोर्शिया कहता है कि अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फिर बेस्वेनियो पोर्शिया को किस करके आगे कहता है, अब मुझे तुम मिल गई हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरी दुनिया को ही जीत लिया हो, सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, और अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम मिल ही गई हो हमेशा के लिए, मैंने तुमको हमेशा के लिए पा लिया है। पोर्शिया बेस्वेनियो की बात सुनकर कहती है कि अब आप मेरे स्वामी बन गए हैं बेस्वेनियो, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओ, ताकि आप हमेशा मेरे ही रहे, हमेशा मेरे ही बन के रहे और किसी की और भी तरफ नहीं देखें। और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ने में रुचि है और मैं चाहती हूँ कि जो भी नॉलेज है मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ, सीख सकूँ, जितनी चीज़ें सीख सकती होती मैं सीख सकूँ। फिर आगे कहते हैं कि मुझे आप जैसा महान पर्सन से मेरी शादी हो जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे आप मिल गए हो, मेरी पसंद के पर्सन जो है वो मुझे मिल गए हो, जिसे मैं प्यार करती थी वही मुझसे शादी करेगा, इससे ज़्यादा मुझे दुनिया में क्या चाहिए। अभी तो मैं इस शहर की और इस महल की रानी ही थी, लेकिन अब मैं आपकी सर्वेंट बन गई हूँ, दासी बन गई हूँ, सदैव आपकी ही होके रहूंगी। फिर पोर्शिया बेस्वेनियो के लिए अपनी एक रिंग उतारकर उसे देती है कि मैं इस रिंग को आपको दे रही हूँ और आप यह समझो कि मैं इस रिंग के साथ साथ आपको अपना सब कुछ दे रही हूँ, और अगर आप इस रिंग को किसी को दे दोगे या कभी इसे खो दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब आपके हार्ट में, आपके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं बचा, और तब आपके लिए मेरे मन में जो भी इज्जत है, जो भी रिस्पेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये हमेशा इस रिंग को संभाल कर रखना, यही मेरे प्यार की निशानी है। ऐसा कहकर पोर्शिया बेस्वेनियो को अपनी एक रिंग दे देती है। इस प्रकार द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 2 का हाफ पार्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।